हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट मार्च 2026 के करंट अफेयर का ये रिवीजन क्लास है और इसमें आपका पूरा कंप्लीट मार्च एक ही लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो है पहले ही बता देती हूँ, ये आपका जो है कौन कौन से एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेगा। ये 60 MCQs रहेंगे, ठीक है, और जिसमें आपको मैं रिवीजन भी कराऊंगी। हमारा टारगेट रहेगा 60 MCQs। आपके हर टॉपिक वाइज नेशनल इंटरनेशनल सब न्यूज़ कवर होगी। PYQ का ट्रेंड प्रॉपर हमने इसको कोर किया है। स्टैटिक के कॉन्सेप्ट, क्या ट्रिक्स हैं एंड क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है ना, वो सब भी इसमें कवर रहेगा। रिविजन भी होगी और टारगेटेड एग्ज़ाम्स आपके SSC, CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, CPO सारे, और हरियाणा हाई कोर्ट का क्लर्क का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है उसमें भी आएगा। HSSC का भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी आएगा। चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो रहा है, पंजाब के सारे एग्ज़ाम्स और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे तक, इन सब में आएगा। ये रेलवे तक इन सब के एग्ज़ाम्स में आपका कवर होगा, यूज़फुल रहेगा, ठीक है। सो देखो, थोड़ा सा ही छोटा लग रहा है बट इसको मैं जूम कर दूँगी, डोंट वरी। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ नेशनल चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा है स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल ग्रोथ, ठीक है। इससे मिलते जुलते सारे ये 4-5 क्वेश्चन हैं, 4 हैं, ठीक है। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है वेयर इज़ इंडिया बिल्डिंग, वेयर इज़ इंडिया, कहाँ पे इंडिया बिल्ड कर रही है अपना पहला रिवर इन लाइट हाउसेज अंडर नेशनल वाटरवे सेकेंड। सो नेशनल वाटरवे जो सेकेंड है, वहाँ इंडिया जो है अपना पहला रिवर इन लाइट हाउस बिल्ड कर रही है नेशनल वाटरवे सेकेंड पे, 2 पे, ठीक है। तो कहाँ पर है? तो गाइस वो है आपका ब्रह्मपुत्र। अब इसको आप कैसे एनालाइज समझ सकते हो? समझने की बात है सिंपल सी कि गंगा तो होगा नहीं। वाई? क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना। गंगा जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट एवर जो आपका नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वहाँ पे गंगा है, ठीक है। और नेशनल वाटरवे सेकंड पे क्या है, आपके ब्रह्मपुत्र है। एक बात तो ये हमारी क्लियर हो जाती है, बिल्कुल साफ सुथरी। दूसरा, ये पहला फर्स्ट एवर है फॉर इनलैंड वाटरवेज, तो आपने ट्रैप में नहीं आना है। और ये लोकेटेड कहाँ पर है? अगर हम स्टैटिक पॉइंट देखें तो ये लोकेटेड है गाइस पांडु पे, बोगीबील पे, सिलघाट पे, विश्वनाथ घाट पे, और ये सोलर पावर्ड है। एक्चुअली ज़्यादा जूम में थोड़ा ब्लर हो जाता है, इसलिए कम जूम करते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ना, साफ भी दिख रहा होगा। बाकी मैं आपको पढ़ के बताऊँगी, आपको समझ में आएगा प्रॉपर। ओके डन, अभी ठीक है। ऐसे बनी है थोड़ी स्लाइड्स। नो वेज, नो नीड टू वरी। तो आई होप प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। तो आपने वही है, कंफ्यूज नहीं होना, डोंट कंफ्यूज। नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्र का, नेशनल वाटरवे 1 है गंगा का। सो दिस इज़ द फर्स्ट एवर फॉर द इनलैंड वाटरवेज। पहले इनलैंड वाटरवेज के लिए इंडिया ने बिल्ड कराया। स्टैटिक जीके का पॉइंट ये है कि ये लोकेटेड है एट द पांडु, बोगीबील, सीलघाट, विश्वनाथ घाट, और ये सोलर पावर्ड है। ओके, तो इसे आप याद कर सकते हो गाइस, सिंपल है। ब्रह्मा की लाइट पड़ रही है, तो यानी ब्रह्मपुत्र पे क्या बन रहा है, लाइट हाउस बन रहा है। ब्रह्मा की लाइट, ये ट्रिक है आपकी, ब्रह्मा की लाइट, ब्रह्मपुत्र पे लाइट हाउस बन रहा है। अब इससे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बन सकता है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि विच अथॉरिटी इम्प्लीमेंट दिस। आप एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन बन क्या सकता है इससे गाइस कि कौन सी अथॉरिटी ने इसे इम्प्लीमेंट कराया है। तो वह है गाइस इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी अथॉरिटी है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसे इम्प्लीमेंट कराएगी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ इंडियाज़ टारगेटेड इंटर रीजनल पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बाय 2027। सो इंडिया ने कितनी टारगेट की है इंटर रीजनल, यानी जैसे इंटर रीजनल है ना, आपस में 2 रीजन्स हैं। सो इंटर रीजनल कितनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है बाय 2027। सो व्हाट इज़ इंडियाज़, बताओ क्या टारगेट किया है कि हम इंटर रीजनल जितना भी पावर ट्रांसमिशन है कैपेसिटी है 2027 तक हमने टारगेट किया है। तो बिल्कुल सही है गाइस, 143 गीगावाट। अब ट्रैप में नहीं आना, क्या है ट्रैप, यहाँ पे जाल बिछाया गया कि 168 गीगावाट आपको ऑप्शन में दे रखा है।
सो 168 गीगावाट हमारा टारगेट है, बट कब तक है? 2032 तक का टारगेट है। और ये जो 120 गीगावाट है ये हमारी फ़िलहाल हमारे पे जो इंटर रीजनल ट्रांसमिशन हमारी फ़िलहाल की कैपेसिटी है औकात है वो है 120 गीगावाट। और 2027 यानी अभी 26 चल रहा है ना, अगले साल तक हम कोशिश करेंगे इसे 143 गीगावाट तक ले जाने की। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है आपको यहाँ पे फंसा सकता है भाई, अगर वो बोल रहा है 120 गीगावाट तो वो 2026 में, यानी अभी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 2026, और 2027 तक हम टारगेट कर रहे हैं 143 गीगावाट। 2032 में जाके हमारा ही 168 गीगावाट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टैटिक जीके का एक और पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है सपोर्ट्स अ प्रोजेक्टेड डिमांड ऑफ, डिमांड कितनी है? ये जो हम काम कर रहे हैं ये सपोर्ट करेगा हमारा एक प्रोजेक्ट की हमने डिमांड रखी थी कितनी? 388 गीगावाट। सो अगर आप पे ऑप्शन में है भाई 388 गीगावाट, तो ये हमारी डिमांड है, ये हमारी इतनी की हमारे पास डिमांड है, इतने की डिमांड है। बट अभी फ़िलहाल 120 गीगावाट है, नेक्स्ट ईयर तक हम इतना ट्राई करेंगे 143 गीगावाट। ऑप्शन क्लियर है। 168 गीगावाट ये हमारा 2032 तक का एम है। ठीक है, सो देखिए क्या बना, ट्रिक क्या है? 143 पावर टू मी, 143 पावर टू मी, पावर यानी इंटर रीजनल पावर की ट्रांसमिशन है 143 गीगावाट बाय 2027। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बन सकता है गाइस, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड पावर डिमांड फॉर 2032? सो प्रोजेक्टेड पावर डिमांड कितनी है 2032 के लिए? कितनी है प्रोजेक्ट पावर डिमांड फॉर 2032? कितनी है गाइस? 388 गीगावाट। कितनी है गाइस? 388 गीगावाट। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस, दिख रहा है ओके। क्वेश्चन है कि विच पोर्ट लॉन्च द, कौन सा पोर्ट है जो लॉन्च करता है इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म फॉर अ स्मार्ट मैरीटाइम ऑपरेशंस? तो विच पोर्ट, कौन सा पोर्ट है लॉन्च करता है कि इंडिया की पहली डिजिटल ट्विन जो आपका प्लेटफॉर्म है, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। सो कौन सा पोर्ट है जो इंडिया का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म है फॉर द स्मार्ट मैरीटाइम ऑपरेशन? स्मार्ट मैरीटाइम ऑपरेशंस हमने करने हैं, तो स्मार्ट मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए हमारा कौन सा पोर्ट है गाइस? स्मार्ट मैरीटाइम ऑपरेशंस हम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सा पोर्ट है? तो फर्स्ट इन इंडिया डिजिटल ट्विन पोर्ट फॉर द स्मार्ट मैरीटाइम ऑपरेशंस इज़ VOC। सो डिजिटल, अच्छा देखो डिजिटल चीज़ें होती हैं उसको, जैसे हम जब बोलते हैं कि VOC या वीडियो कॉल करो है ना, तो हम बोलते हैं ना वीडियो कॉल, VOC वीडियो कॉल है ना, ऐसे। तो यानी डिजिटल चीज़ें हैं तो VOC, ये आपकी ट्रिक बना रही हूँ याद करने के लिए। तो इंडिया का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म भी कहाँ है फॉर स्मार्ट मैरीटाइम ऑपरेशन? तो VOC यानी कि VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। आप बस VOC याद कर लोगे, आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब देखो ट्रैप है जिसमें आपने नहीं फंसना है। क्या ट्रैप है कि VOC इज़ इन तमिलनाडु, डोंट डिफ़ॉल्ट टू बिगर पोर्ट्स लाइक JNPT फॉर द टेक्नोलॉजिकली, लाइक JNPT इसमें आपने नहीं जाना है। ये आपका बहुत बिगर ट्रैप है। कईयों को लगता है कि ये JNPT आंसर है, बट नहीं। ठीक है, सो ये ट्रैप है। बेसिकली इसका स्टार्टिंग फैक्ट क्या है कि इसे इनिग्रेट कराया है बाय सर्बानंदा सोनोवाल ने इसका इनिग्रेशन किया है और प्रोवाइड किया है रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिकेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, डिजिटल ट्विंस इन तमिलनाडु के अंदर क्या पैदा हुए हैं? डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म है ना, पोर्ट है, तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। टूटीकोड में है VO चिदम्बरनार। ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिजिटल ट्विन पोर्ट? तो डिजिटल ट्विन पोर्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिकेशन फॉर द वेसल मैनेजमेंट। ओके गाइस, डन है? ठीक है,
आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे अंडर भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य, बी से भारत, बी ए भारत, ये भारत हो गया, औद्योगिक विकास योजना, ठीक है। नाउ हाउ मेनी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स आर प्लान्ड, कितने प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं वो प्लान किए गए हैं, बोलो जी। हाँ जी बताइए। अच्छा बाय द वे जो VOC है इसको जब वो करा था ना तो उस समय मिनिस्टर हैं श्री वना सिंधे जो है मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इनॉग्रेट किया है किसने, सर्बानंद सोनोवाल ने। हाँ, भव्य स्कीम की बात कर रहे थे तो कितने प्लग एंड प्ले जो है इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, यानी पार्क्स यानी वो दूसरे वाले पार्क्स हैं, ये वो वाले पार्क नहीं है कि आप झूले खाओ इसमें, नहीं, ठीक है। तो कितने, ये जो पहले तो आपको सबसे पहले इंश्योर करो कि आपको फुल फॉर्म याद हो जाए भव्य की। भव्य से रिपीट करो एक बार मेरे साथ, भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका वो क्या पूछ सकता है, एक स्टैटिक पॉइंट पूछ सकता है कि कितने का बजट पास हुआ है, तो 33,660 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, 33,660 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। और पार्क का साइज़ कितना है, 100 से 1,000 एकड़ तक, 100 से 1,000 एकड़ तक का साइज़ है। और कितने पार्क्स जो है बनाए हैं, सेंचुरी प्रॉपर, यानी भव्य चीज़ है कोई बड़ी, प्रॉपर शताब्दी क्लियर कर दी इन्होंने, भव्य चीज़ है, बड़ी चीज़ है 100, तो 100 ग्रैंड पार्क्स, भव्य मतलब होता है ग्रैंड, तो 100 ग्रैंड पार्क्स है, ठीक है। अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सपोर्ट पर एकड़ अंडर भव्य, तो पर एकड़ कितना सपोर्ट हुआ है, तो 1 करोड़ रुपए पर एकड़ के लिए दिया है सरकार ने, 1 करोड़ रुपए पर एकड़, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सपोर्ट है, 1 करोड़ पर एकड़ ज़मीन है ना। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ये भव्य योजना है। 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, बजट आपने देख लिया कितना, 33,660 करोड़ का एलोकेशन है। पार्क का साइज़ 100 से 1,000 एकड़ तक है और 100 ग्रैंड पार्क्स हैं। डन। वैसे 4 करके हम याद करते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, हम पढ़ेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड आएंगे यहाँ पे। ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेस मत लेना आप लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू एड ड्रॉट रिलीफ कॉज्ड बाय EI नीनो, इंडिया ने डिस्पैच किया 1000 MT ऑफ राइस टू विच कंट्री। अब क्या है, EI नीनो की वजह से जैसे इफ़ेक्ट आया, EI नीनो की वजह से इफ़ेक्ट आया, तो मदद करने के लिए ड्रॉट मतलब भाई जैसे ड्रॉट फेस करना पड़ा, एक्चुअली देखो MT का मतलब समझते हो मेट्रिक टन्स ऑफ राइस। क्या है गाइस, जैसे हमारा ग्लोबल जो साउथ आता है जिसमें हमारा इंडिया, अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब लोग ना गरीब हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। और ग्लोबल नॉर्थ साइड में अगर आप देखो ना ग्लोबल अर्थ पे, तो USA, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, ये थोड़े अमीर लोग हैं। अब आप ये दिमाग लगाओ, सीधी बात है कि इंडियन ओशन कंट्रीज जो है वो ड्रॉट फेस कर रही थी, मतलब कि टू एड माने मदद करने के लिए ड्रॉट रिलीफ मिले। और वो ड्रॉट रिलीफ हुआ किस वजह से, EI नीनो की वजह से जो ड्रॉट रिलीफ हुआ है। इंडिया ने सोचा कि अब हम 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ चावल दिए कौन सी कंट्री को, तो किसको दिया इतना सारा माल, 1000 मिलियन टन्स चावल किसको दे दिए, किसी माल वाले बंदे को दे दिए, मालावी कंट्री को दिए हैं। तो इंडिया ने यानी भारत ने सूखे में करी किसकी मदद, माला की मदद, ये ट्रिक याद रखिएगा। तो भारत ने सूखे में करी किसकी मदद, माला की मदद। तो इससे आप याद रखिएगा मालवी, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज विद अदर अफ्रीकन नेशंस। तो जान के वो किया था स्पेसिफिकली EI नीनो ड्रॉट से जो स्पेसिफिकली ट्रिगर करने के लिए दिया है। डोंट कंफ्यूज, चाहे कुछ भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मालवी तो सिंपल है,
कि EI नीनो का जैसे जो है की वजह से ड्रॉट हुआ था और उसकी मदद के लिए इंडिया ने डिस्पैच करा है 1000 मिलियन टन चावल। किसको? मालावी को। माला की मदद करी है, मालावी की मदद की है, मालावी की मदद की है। स्टैटिक फैक्ट इसमें क्या है? डिस्पैच कहाँ से किया है? तो डिस्पैच किया फ्रॉम द नहावा शेवा पोर्ट से डिस्पैच किया है और ये सिम्बलाइज करता है साउथ साउथ का कॉपरेशन। साउथ साउथ के काम आ रहा है, साउथ साउथ का कॉपरेशन। तो भाई मालावी को चाहिए थे, मालावी क्या हो गई थी? माला हो गई थी माल न्यूट्रिशन हो गई थी, तो उसको फूड की मदद थी, तो उसको चावल चाहिए थे और इंडिया ने दिए 1000 मिलियन टन चावल। हो गया याद? ठीक है। कहाँ से डिस्पैच किया है? फ्रॉम द नहावा शेवा पोर्ट से डिस्पैच किए हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, वो देखो बना भी हुआ है कि फ्रॉम विच इंडियन पोर्ट वॉज द एड डिस्पैच। तो फ्रॉम द नहावा शेवा पोर्ट, ये पूछ सकता है आपसे वो। तो नहावा शेवा पोर्ट भी याद रखना। अच्छा अगला हो, अगला क्या रहा है? अदानी। अदानी, अदानी पोर्ट्स, ठीक है, अदानी पोर्ट्स। और ये है आपका, एक सेकेंड, अदानी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना हम, राइट। अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो जो अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करता है इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी एट विच 2 लोकेशंस। सो गाइज देखो, अदानी पोर्ट्स है ना, AP, अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करता है क्या? इंडिया का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी। रेफ्यूजी के लिए मतलब एक इंडिया का ऐसा पहला पोर्ट है जो जहाँ पे मतलब रेफ्यूजी लोग रह सकें। तो ऐसी कौन सी 2 लोकेशन है? बेसिकली ये आपसे वो पूछ रहे हैं, बताओ। ठीक है। अब अक्सर आप लोगों ने बिल्कुल भी गैस ये कंफ्यूज नहीं होना कि US को, कि भाई US इतना माना हुआ है, तो एक स्पेसिफिक है कि स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है, डोंट गेट कंफ्यूज। पॉइंट के बाद इसमें ये है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ वही आप ये वाले क्वेश्चन में फोकस करो, नीचे मत अभी देखो, इधर फोकस करो कि अदानी पोर्ट ने सेटअप किए इंडिया के फर्स्ट पोर्ट ऑफ रेफ्यूज एट विच 2 लोकेशन। ये बताओ, बस इतनी बात बताओ फिलहाल। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि अदानी ने जैसे भाई अदानी पोर्ट्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, लिमिटेड थी, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी लॉन्च किए। तो मतलब मदद, रेफ्यूज के लिए यानी मदद करने कौन आए? ट्रिक यही है, मदद करने आई दीदी और गोपाल है। मदद करने कौन आए? दीदी और गोपाल है। तो दीदी वेस्ट होती है, तो दीदी वेस्ट में है, वेस्ट कोस्ट की तरफ से दीदी वेस्ट है, तो वेस्ट कोस्ट में, और गोपाल ईस्ट है, ईस्ट में गोपाल है ना, गोपाल है ईस्ट में। तो इससे आप याद रखेंगे आंसर दिघी एंड गोपालपुर, दीदी एंड गोपाल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने ऐसे ही याद करना है। बाकी ये ज़रा अलग चीज़ है कि भाई एक आती है एक ना, मतलब एक US का भी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है। तो उसमें क्या है, उनने अडॉप्ट किया है द प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। एक वसुदेव कुटुंबकम का भी एक प्रिंसिपल है, वो अडॉप्ट किया गया है। ये एक बायलैटरल ट्रेड का गोल है जिसमें CAD जो है 70 बिलियन होना चाहिए 2030 तक। यानी कि ट्रिक देखो इसमें भाई, कनाडा और इंडिया ने मिलकर बनाया CAD, कनाडा और इंडिया का बना दिया हमने CAD, और एनर्जी होनी चाहिए कितनी? 70 बिलियन तक होना चाहिए 2030 तक। तो ये बायलैटरल एक ट्रेड गोल है। वसुदेव कुटुंबकम की बात हो रही है तो हमारी बात है ना। सो व्हाट इज़ द, बेसिकली इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे गाइस। कह रहा है व्हाट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडिया कनाडा स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है इंडिया कनाडा की स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की? सो आंसर इज वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है। इंडिया कनाडा की जो है पार्टनरशिप है स्ट्रैटेजिक एनर्जी, और टारगेट कितना है? 70 बिलियन का टारगेट है 2030 तक, 70 बिलियन का। ओके आ जाओ। ये आंसर एक्चुअली चेंज हो गए हैं, वही मैं सोच रही थी ये चक्कर क्या है। इन्हें आंसर गाइस चेंज हो गया, इधर थोड़ा इसने उल्टा पुल्टा कर दिया। अभी ठीक कर देते हैं, अभी ठीक हो जाएगा, नो वरीज। इसने इंटरनेशनल नेशनल
ये थोड़ा स्लाइड्स वाला हमारा सिस्टम ऐसे है ना, नो वरीज। सो अब बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको मैं बता देती हूँ कि अदानी पोर्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इसने सेटअप किया है इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी। कहाँ पर? तो ये करिए सेटअप एट दीदी एंड गोपाल। दीदी बहुत बेस्ट है, दीदी वेस्ट में है, वेस्ट कोस्ट, और गोपालपुर ईस्ट कोस्ट। डन। मदद करने कौन आए? दीदी और गोपाल आए, सीधी बात है, नो टेढ़ी मेढ़ी बात। और इधर देखो इसका ट्रैप इसने यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो ज़रा कि दीगी इज़ इन वेस्ट कोस्ट, यानी वेस्ट कोस्ट यानी अरेबियन सी की साइड, और गोपालपुर इज़ इन ईस्ट कोस्ट यानी कि बे ऑफ बंगाल। तो डोंट मिक्स अप, ये है इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बता दी। और स्टैटिक फैक्ट इसका यहाँ पर आता है गाइस कि अ पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी इज़ अ सेफ पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी। कैसे कहते हैं? पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी मतलब सेफ एक हार्बर है फॉर द शिप्स इन द ईस्ट यानी बे ऑफ बंगाल। सो पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी है एक सेफ हार्बर है फॉर द शिप्स इन द ईस्ट यानी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है? सिंपल है, इसने डीजी कर दिया, सेफ डीजी फॉर शिप्स इन डिस्ट्रेस। सो डीजी डिस्ट्रेस के लिए गार्ड है कौन? दीदी एंड गोपालपुर। इसकी ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, दीदी और गोपाल आए मदद करने। और इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये रहा गाइस कि गोपालपुर पोर्ट जो है, गोपालपुर पोर्ट वो सर्व करता है एज विच मेजर शिपिंग रूट? गोपालपुर पोर्ट है एक जो वो सर्व करता है एज द मेजर विच शिपिंग रूट। कौन सा मेजर शिप का रूट है? तो वो ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल एंड मलक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल एंड मलक्का स्ट्रेट। तो एक ये क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बे ऑफ बंगाल एंड मलक्का स्ट्रेट। अब आओ ये वाले क्वेश्चन पे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कनाडा ने प्लान करा है कि वो प्रोड्यूस करेगी, जैसे यहाँ हमारे यहाँ इथेनॉल का चक्कर पड़ा हुआ है ना, कनाडा ने बहुत ही चालाकी से एक चीज़ प्लान की है, स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। भाई मैं सोच रही थी कि ये न्यूज़ वो कहाँ चली गई, मेरे को लगा इधर आ गई। हाँ, तो कनाडा ने प्लान किया है प्रोड्यूस करने का 50 मिलियन टन्स ऑफ LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर साल बाय 2030 तक देगा। कैसे? एनुअली बाय 2030। और वो अपना एक्सपैंड कर रहा है एनर्जी ट्रेड किसके साथ? कौन सी कंट्री के साथ एक्सपैंड कर रहा है? तो यही आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो एक्सपैंड कर रहा है अपना स्ट्रैटेजिक ट्रेड हमारे इंडिया के साथ। यही यहाँ पे वो कहना चाह रहा था कि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज दैट US होगा आंसर। नहीं गाइस, की प्रॉक्सिमिटी है, दिस इज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। ठीक है, और यहाँ देखो, और इसका अब स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा कि इट अडॉप्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का प्रिंसिपल है। और बायलैटरल ट्रेड गोल कितना है? कनाडा ने कितना प्लान किया है कि वो 50 मिलियन टन्स तो LNG दे रहा है हमें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस दे रहा है, और वैसे जो है वो 70 बिलियन जो है एक 2030 तक टारगेट है। ठीक है, सो स्ट्रैटेजिक, अब मैं लास्ट में समराइज कर देती हूँ है क्या चीज़ ना, ध्यान से सुनना, अब जो बोलूँ वो सुनना ध्यान से। स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप in March 2026 is done between Canada and India. Canada will produce 50 million tons of liquefied natural gas annually by 2030 and this energy trade is in with India. Done है, चलो बढ़िया। अब ज़्यादा चप्पड़ मत करना। और जो इसका प्रिंसिपल है वो है वसुदेव कुटुंबकम। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं द इंडियन नेवी ने लॉन्च करी, इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इंडियन नेवी ने लॉन्च करी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नियर विच हाई रिस्क जोन। सो गाइस, इंडियन नेवी ने लॉन्च करी है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नियर विच हाई रिस्क जोन। सो नियर विच हाई रिस्क जोन, बताओ। हाँ जी बोलो गाइस। ऊर्जा सुरक्षा की बात हो रही है ना, ऊर्जा सुरक्षा। सो
देखो गाइस, इंडियन नेवी ने ना, इंडियन नेवी है हमारी, सो इंडियन नेवी ने क्या लॉन्च किया है, इंडियन नेवी, ये देखो मिल गया। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन समझ लो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, टपक सकता है, ठीक है, सीधा सीधा, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले अगर इसमें हम देखें, नेवी की बात हो रही है, तो नेवी के चीफ़ की जब भी हम बात करते हैं, उनके नाम में आपको कहीं ना कहीं हिंट में क्या मिलेगा, नेवी चीफ़ की बात होएगी तो उनके नाम में हिंट आपको मिलेगा स्वामी। क्या हिंट मिलेगा? स्वामी। नेवी चीफ़ का जो हेड है उसका नाम में आएगा स्वामी। और जब भी हम बात करेंगे डिफेंस की, अपने बचाव की, तो आएगा नाम में राजा। ये है कीवर्ड्स, ठीक है। नेवी चीफ़ का अगर प्रॉपर नाम बताऊँ ना, तो प्रॉपर नाम है एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन। सो एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन, आपने कीवर्ड याद रखना है स्वामी। एंड अगर हम बात करें हु इज़ द करेंट डिफेंस चीफ, तो उनके नाम में आता है जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। तो ये राजा आपको दिख जाएगा, तो जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब देखो, अब इसकी हम बात कर रहे थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह साफ कर देते हैं, यस। तो यहाँ पर गाइस, इंडियन नेवी ने क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा की करनी है हमें सुरक्षा, ऊर्जा की सुरक्षा करनी है, और ऊर्जा की सुरक्षा करनी है, ये ऐसा ऑपरेशन का नाम था। और एक हाई रिस्क जोन था उसके पास में करी भाई, ताकि क्या हो, ताकि जो सेफ पैसेज हो सके, कार्गो शिप्स आती थी उनका सेफ पैसेज हो सके, ये ना हो कि उनका पैसेज ठीक से ना हो पाए, तो कार्गो शिप्स का सेफ पैसेज हो सके। तो अब इसको आपने ट्रिक ये है कि ऊर्जा जो है वो हर मर्ज की दवाई होती है, ऊर्जा है ना, हर किसी को क्या चाहिए आज के समय? एनर्जी चाहिए, ठीक है। हर मर्ज की यही दवा है। तो हर मर्ज से याद रखना होमोर्स, स्ट्रेट ऑफ होमोर्स। सो नियर विच हाई रिस्क जोन, हाई रिस्क जोन क्या था? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, हार्मोज है स्ट्रेट ऑफ। अब आगे बढ़ो इसके बारे में। सो ध्यान रखना है, ट्रैप में नहीं आना कि वेस्ट एशिया टेंशंस आर ट्रिगर हेयर, मेकिंग हार्मोज द चॉक पॉइंट, नॉट द एडन नहीं है, गल्फ ऑफ एडन नहीं है। एक्चुअली वेस्ट एशिया में इतनी टेंशन रहती है कि हार्मोज को जो है चॉक पॉइंट बना लेते हैं और सेफ पैसेज ही नहीं हो पाता हमारे जो कार्गो शिप्स आते हैं। सो इसमें स्टैटिक पॉइंट ये आता है कि इट इन्वॉल्व ओवर 5 फ्रंट लाइन वारशिप्स। तो इसमें 5 फ्रंट लाइन वारशिप्स भी इन्वॉल्व हैं, यानी डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स आर इन्वॉल्व फॉर एक्सपोर्टिंग द एनर्जी कार्गो, राइट। तो याद रहेगा इसको। सो यानी अब आपसे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ऊर्जा सुरक्षा, सेफ पैसेज ऑफ एनर्जी कार्गो शिप्स। ये तो इजी है। और स्टैटिक पॉइंट दैट इट इन्वॉल्व 5 फ्रंट लाइन वारशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स फॉर एक्सपोर्टिंग द एनर्जी कार्गो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है यहाँ तक। चलो बढ़िया, टाइम वेस्ट ना करते हो, आगे बढ़ते हैं। वाओ, आगे आ जाओ, गवर्नेंस लॉज, इस पे आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मास्कॉट्स। बताओ क्या नेम है मास्कॉट्स के जो लॉन्च किए गए हैं फॉर द सेंसस 2027। सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मास्कॉट्स लॉन्च फॉर द सेंसस 2027। बोलिए गाइस, क्या नेम है मैस्कॉट्स के जो लॉन्च हुए हैं फॉर द 2027 के लिए, जो सेंसस हो रही है 2027 की। ये 2027 की जो सेंसस है, ये सबसे पहली बात तो ये डिजिटल सेंसस हो रही है आफ्टर 1931। आफ्टर 1931 ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना, फर्स्ट नेशन वाइड। एक तो कास्ट इनमरेशन है सिंस 1931, दूसरा ये फर्स्ट फुली और डिजिटल है, ठीक है। और 2027 विल बी, ट्रैप की बात ये विल बी 16th सेंसस होगा, 15वीं नहीं होगी। लोग 15वीं मार्क करके आएंगे, 16वीं सेंसस है ये, अगर देखा जाए तो 16वीं सेंसस है। बट पहली फुली और डिजिटल है, पहली नेशन वाइड कास्ट इनमरेशन सेंसस भी यही है आफ्टर 1931, जिसमें देखा जाए तो अब मैस्कॉट्स के नाम क्या हैं? प्रगति, क्या हो रहा भाई?
मैस्कोट्स है प्रगति एंड विकास। प्रगति है फीमेल, देखो प्रगति और विकास ये ना, प्रगति फीमेल है एंड विकास मेल का नाम है, तो यानी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट लिखना चाहिए प्रगति एंड विकास। ठीक है, ये ट्रिक हो गया आपका। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हेन वाज द लास्ट नेशन वाइड कास्ट एनुमरेशन हेल्ड बिफोर सेंसस 2027, तो वह 1931। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, बाल विवाह मुक्त भारत। बाल विवाह मुक्त भारत इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड अंडर विच प्राइमरी लेजिस्लेशन। बाल विवाह मुक्त भारत, हाँ भैया बताओ। बाल विवाह मुक्त भारत जो है वो एक इनिशिएटिव है, वो लॉन्च हुआ कौन से उसमें? भाई हम चाहते हैं कि हमारा भारत क्या होए, बाल विवाह से मुक्त होए। तो ये आपका लॉन्च हुआ गाइस, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो जैसे ही 2006 में एक छोटा मोटा हमारे बच्चा आया, तो वैसे ही हमने उसके लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट बना दिया कि नहीं, अब से चाइल्ड मैरिज नहीं होएगी। और ये जो बाल विवाह मुक्त भारत इनिशिएटिव भी हमने लिया है वो इसी के अंडर लिया है। ओके, नाउ ये पोस्को एक्ट 2012 में आया, इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2006 मतलब 6 एग्जैक्टली। ये ऑपरेट करता है अंडर द, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि दैट इट ऑल्सो ऑपरेट्स अंडर द चाइल्ड एंड द एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986। ये ऑपरेट करता है अंडर द चाइल्ड एंड द एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो कोई भी ये 2006 में कोई भी जो है, 2006 में मैंने आपको बताया ना, एक छोटा बच्चा आ गया घर में, तो हमने बोला आज से हम ये प्रण करते हैं, जब से छोटी कन्या आई है हम ये प्रण करते हैं कि अब से हम बाल विवाह नहीं होने देंगे। तो बाल विवाह मुक्त भारत इनिशिएटिव ऑल्सो अलाइंस विद 1986 एक्ट, एंड वो एक्ट कौन सा है? चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। आ गया पीएम मोदी सरपास्ड हूम। सो पीएम मोदी ने किसको सरपास कर दिया? पीएम मोदी ने बोला चलो साइड हटो। तो किसको पीएम मोदी ने साइड मारा? खैर साइड तो नहीं मारा। तो पीएम मोदी सरपास्ड हूम टू बिकम द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो मोदी जी अभी तक के मोदी जी बन गए हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड बन गए हैं, इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट। और इन्होंने सरपास करा किसको? फूंक मार के उड़ा दिया। किसको? पवन कुमार चामलिंग को। चलो साइड हटो, ठीक है ऐसे। तो पवन कुमार चामलिंग। बाय द वे गाइस, जो आपके पवन कुमार चामलिंग जी हैं वो भी कोई कम इंसान नहीं है, वो सिक्किम के सीएम हैं। सिक्किम के सीएम, अभी फ़िलहाल के सीएम नहीं सिक्किम के, फ़िलहाल के करंट सीएम कौन है सिक्किम के? करंट सीएम तो सिक्किम के प्रेम सिंह तामंग। करंट सीएम तो सिक्किम के प्रेम सिंह, फिर आगे तामंग, और उनको ऑल्सो नोन एज प्रेम सिंह गोले। ये करंट सीएम तो वो हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात, मतलब वो भी रह चुके हैं, वो भी बेसिकली सिक्किम के सीएम रह चुके हैं चामलिंग जी। और बेसिकली उन पहले यानी वो फेमस थे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि उनके 8,930 दिन थे। पर मोदी जी हमारे इंडिया के जो कि 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने चामलिंग को सरपास करा, रिकॉर्ड ब्रोक करा, ठीक है। चामलिंग जी फॉर्मर सीएम है, यानी पहले रह चुके हैं सिक्किम के, अभी नहीं है। और मोदी जी जो हैं उनको एक दिन फालतू हो गया, मान लो इनको 8,930 दिन हुए तो इनको 8,931 डेज़ हो गए, और अब ये बन गए हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट। बहुत बड़ी बात है। और अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं जवाहरलाल नेहरू।
भाई जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। आपसे क्वेश्चन में अगर वो पूछता कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की बात होती तो फिर देखते क्या आंसर आता। तो हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी जी। वाइल द नरेंद्र मोदी जी जो हैं, मतलब जवाहरलाल नेहरू गाइस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, और नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने एक्सीड करा है, कॉन्टीन्यूसली एक्सीड कर दिया है और वो बन गए लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड बन गए गवर्नमेंट के। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस प्रारंभ 2026 की। प्रारंभ 2026 कैंपेन जो कि था कि क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस अबाउट द विच अपकमिंग रोल आउट। तो जो प्रारंभ 2026 है कि अब मान लो जैसे ही आपकी जॉब का हुआ प्रारंभ, जैसे ही आपकी जॉब का हुआ प्रारंभ, तो इन्होंने जैसे ही जॉब का प्रारंभ होना है इन्होंने क्या लगाना है, आप पे इनकम टैक्स लगाना है। आपको सैलरी देने से पहले ही अगले बंदों को इनकम टैक्स एक्ट की पड़ी है 2025 की। तो देखो ट्रैप अलाइक की प्रारंभ साउंड्स लाइक अ स्टार्टअप स्कीम बट हेयर इट इज़ प्योरली फॉर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो कि इफेक्टिव हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, लॉन्च हुआ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रारंभ यानी नई टैक्स बिगनिंग। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट डज प्रारंभ स्टैंड फॉर? यस, ये बन सकता है, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। प्रारंभ की फुल फॉर्म बन सकता है। प्रारंभ की फुल फॉर्म क्या है गाइस? पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, ये है प्रारंभ की फुल फॉर्म। आ जाओ कुछ स्टेट न्यूज़ पे, आ जाओ स्टेट न्यूज़ पे। ठीक है, क्या कह रही है न्यूज़, फटाफट लेके चलेंगे। कह रहा है वेयर डिड द माइक्रोन टेक्नोलॉजी ओपन इंडियाज़ फर्स्ट एडवांस मेमोरी ATMP फैसिलिटी। तो बताओ माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने इंडिया का पहला एडवांस मेमोरी ATP फैसिलिटी कहाँ खोला है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने इंडिया का पहला एडवांस मेमोरी ATMP फैसिलिटी किधर खोला है? बोलो। तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने ओपन करा इंडिया का पहला ATMP फैसिलिटी, जिसको हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर क्लीन रूम भी कहते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर क्लीन रूम भी कहते हैं। और ये देखो भाई, अब कोई माइक्रोन टेक्नोलॉजी वाला है, अगर वो प्रॉपर एक बढ़िया सी ATMP फैसिलिटी दे दे तो क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा ना भाई। अगर कोई ATMP फैसिलिटी दे दे तो आनंद नहीं आ जाएगा? ATMP फैसिलिटी क्या होती है? ATMP फैसिलिटी क्या होती है? सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATMP फैसिलिटी? What full form of ATMP facility? The full form is Assembly, Test, Marking and Packaging in Semiconductor Manufacturing। तो मज़ा आ जाएगा ना भाई। असेंबली, टेस्ट, मार्केटिंग और पैकेजिंग प्रॉपर, वाओ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा, रातों रात आनंद आ जाएगा। तो इसमें आपने ट्रिक याद रखनी है, रातों रात आनंद आ जाएगा यानी कि सानंद, और रातों रात आ जाएगा। तो सानंद कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो सानंद गुजरात। ट्रैप में मत आना। बेंगलुरु जो है वो बच्चे सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी का हर काम बेंगलुरु में होता है, नहीं, बट सानंद इज़ गुजरात राइजिंग सेमीकंडक्टर हब। तो houses the world's largest 5, ये देखो ये आपका हुआ यहाँ 1000 तक, ये आपका लाख। तो जब भी आपकी गाइस 6 नहीं तो 5 0 है, 6 0 आए तो मिलियन,
6 ज़ीरो आए तो मिलियन और 5 ज़ीरो आए तो लाख। ठीक है, तो ये है आपकी 1 2 3 4 5, तो ये है आपका लाख। तो 5 लाख तो हाउसेस जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। 5 लाख स्क्वायर फीट सेमीकंडक्टर है और ये क्लीन रूम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर क्लीन रूम है जो 5 लाख स्क्वायर फीट तक बना हुआ है। और पहला जो DRAM मॉडल है, शिफ्ट हुआ है टू डेल, एंड ट्रिक यही है कि सानानंद के सेमीकंडक्टर। तो विच कंट्री रिसीव द फर्स्ट DRAM मॉड्यूल फ्रॉम द सानानंद फैसिलिटी? तो डेल टेक्नोलॉजी ने रिसीव किया है पहला DRAM मॉडल। DRAM मॉडल समझते हो? सो व्हाट डू वी मीन बाय द DRAM मॉडल? DRAM, DRAM मॉडल क्या है ना? DRAM मॉडल मीन्स गाइस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रिसीव किया है डेल कंपनी की। और डेल कंपनी की बात करें, डेल कंपनी माइकल डेल ने फाउंड की है। और कब फाउंड की थी? माइकल डेल ने फाउंड की थी 1984 में, 84 के अंदर, और हेड क्वार्टर थे राउंड रॉक, टेक्सास। चलो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यूपी सरकार ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट गंगा। यूपी सरकार ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट गंगा, कौन से ग्रुप के साथ लॉन्च किया? और यूपी जो का प्रोजेक्ट है ना गंगा वाला, वो बहुत बढ़िया है। वो क्या कर रहा है? 20 लाख रूरल हाउस होल्ड तक, घर घर तक पहुंचा रहा है इंटरनेट। घर घर तक अब पहुंचेगा इंटरनेट, घर घर तक पहुंचेगा इंटरनेट, और गंगा मैया पहुंचाएगी मस्त स्पीड से। तो गंगा मैया को कौन मानते हैं? हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा मानते हैं, तो हिंदूजा ग्रुप गंगा मैया एकदम वैसे पानी की तेज़ फटाफट पहुंचाएगी इंटरनेट। अच्छा, गंगा से ना एक्चुअली मोस्टली लोगों को ये लगता है कि कुछ वाटर रिलेटेड होगा, नहीं, यहाँ पे दूसरा चक्कर है। ठीक है गाइस, सो गंगा फ्लोज फास्ट, इंटरनेट जल्दी पहुँचेगा। ओके, और ये जो है इसमें स्टैटिक फैक्ट देखो, अब यहाँ पे एग्जीक्यूटेड थ्रू एन MOU, यानी मिनिस्ट्री ऑफ MAU साइन हुआ है। तो MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग होता है विद द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, STC। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या करता है हाई स्पीड इंटरनेट? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गंगा की फुल फॉर्म क्या है? गंगा की फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है गाइस। तो गंगा की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क, गवर्नमेंट असिस्टेड, अगर फुल फॉर्म भी पता हो तो भी बंदा कर सकता है। नेटवर्क फॉर, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर, भाई ग्रोथ हो तुम लोगों की, एंड एडवांसमेंट हो, इसलिए सरकार नेटवर्क देती है। रीले देखने के लिए नेटवर्क नहीं देती है सरकार, हमारे को रीले देने नेटवर्क नहीं दे रही है। ये प्रॉपर्ली यूपी में पहुंचा है, 9 जून 2026 को पहुंचा है। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, कह रहे हैं विच स्टेट लॉन्च्ड लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव। लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव, तो लेक और एयर वॉच इनिशिएटिव, तो रातों रात हम निगरानी करने के लिए एकदम रियल टाइम का क्या ले आए? AQI ले आए, रियल टाइम सैटेलाइट बेस्ड हेल्थ। सो uses a satellite based lake health monitoring alongside real time AQI। ये ट्रैप में नहीं आना आपने। ये मैनेज कर रही है गुजरात की अर्बन डेवलपमेंट मिशन गुडम, और इसमें कवर हुए हैं 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो गुजरात रातों रात रख रहे हैं हम निगरानी, वॉच गुजरात। तो कौन सी एजेंसी मैनेज कर रही है? गुजरात की अर्बन डेवलपमेंट मिशन जो है इसे मैनेज कर रही है, लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव।
एंड AQI की कईयों को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होती। देखो गाइस, AQI का सिंपल मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ आप समझ रहे हो ना, यहाँ वो क्या लिख रहा है, मिशन से समझ आ रहा है, लेक एंड एयर वॉच, हवा पे वॉच है ना, लेक एंड एयर वॉच, ठीक है, गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट सवाल आता है, कह रहा है विच स्टेट बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल UCCC। तो सबको क्या लगता था, सबको लगता था कि ये UCCC बिल का आंसर होगा सेकेंड है इंडिया में, तो इसका आंसर होगा गोवा। नहीं जी, गोवा नहीं है, ये गोवा आपके लिए ट्रैप है। गोवा पे पोर्टुगीज़ का सिविल कोड है, ठीक है, गोवा पे पहले से ही पोर्टुगीज़ का सिविल कोड है। जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पास किया पोस्ट इंडिपेंडेंस UCCC बिल, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, एंड गुजरात बना सेकेंड। तो ये रात को आया, गुजरात से हम रात याद कर रहे हैं, रातों रात आया गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी। तो ये एक्सप्लिसिटली एग्जाम्प्ट करता है शेड्यूल ट्राइब्स को और प्रोटेक्ट करता है कस्टमरी ग्रुप्स को। पहला UK फर्स्ट था, फिर गुजरात सेकंड हो गया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच डेमोग्राफिक ग्रुप इज एक्सप्लिसिटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026, सो दैट इज शेड्यूल ट्राइब्स, SCs, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए गाइस, डिफेंस की न्यूज़ पे आ जाइए, डिफेंस ऑपरेशन एंड ग्लोबल ट्रीटीज़ की न्यूज़ पे। सो ये न्यूज़ कहती है, कह रहा है कि इंडियन आर्मी, इंडियन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसने पार्टिसिपेट करा 11वीं नंबर की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई मिट्टी लेके आ, जल्दी मिट्टी लेके आ, मिट्टी 2026 किस कंट्री के साथ। तो मिट्टी लाओगे, मिट्टी में शेल्स मिल सकते हैं, है ना, तो सी शेल्स के साथ करिए। सो ये एक एक्सक्लूसिवली बायलैटरल एक्सरसाइज है विद द शी सेल्स, सो डू नॉट कंफ्यूज विद द मित्र शक्ति और सनलेक्स। ये है ला मिथिये। ये फोकस करती है ऑन सब कॉन्वेंशनल सेमी अर्बन ऑपरेशंस, सी शेल्स, सेमी अर्बन एंड पीस कीपिंग जो है इसका बेसिकली इस टाइप की है ये। बस आपने इतना ही याद रखना है, जो ये लाम मिथिये, तो मिट्टी के अंदर क्या मिला, लाम मिट्टी लेके आ, सी शेल्स मिले, सी शेल्स के साथ करिए इंडिया ने 11वीं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ वाली यही कर लेते हैं। ओके, सो विच कंट्री, कौन सी कंट्री की जो नेवी है उसने होस्ट किया है एंटी सबमरीन ड्रिल सी ड्रैगन 2026 इन गुआम, ठीक है। सो गुआम के अंदर किया है, तो US है, यूनाइटेड स्टेट्स ने करी है, नेवी ने होस्ट करी है सी ड्रैगन। तो ट्रैप में नहीं आना कि जो ये मल्टीनेशनल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड ये न्यूजीलैंड, इन सब ने पार्टिसिपेट किया, बट जो ये होस्ट था वो था US का नेवी का 7th फ्लीट एंडरसन एयरफोर्स बेस था। प्राइमरी फोकस यही था कि एडवांस्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर को वो करना, तो US का ड्रैगन ही है गुआम के अंदर, तो वही है, इसका फोकस यही था एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो अगर आपसे सिंपल सी बात है, कोई भी पूछ ले, चाइना जैसा कोई नाम ही नहीं है, इतनी सी बात है, कह रहा है कि US बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि US की नेवी है, ठीक है, उसने बनाई है अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर बनाई है, मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर बनाई है। भाई पार्टिसिपेट सब ने करा था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड ने, बट इसने बनाई है। और ये जो है ये आपकी, इसका नाम दिया गया है सी ड्रैगन, क्या नाम है, कहाँ लिखा था, ये लिखा सी ड्रैगन 2026 इसका नेम है। कहाँ पे बनी है, गुआम में बनी है, और एयरफोर्स का नेम इधर लिखा है एंडरसन एयरफोर्स बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, सिंपल है। कह रहे हैं इंडियन आर्मी सर्दर्न कमांड कंडक्टेड एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला एट विच लोकेशन। तो इंडियन आर्मी की एक सर्दर्न कमांड होती है ना, तो उसने कंडक्ट कराया एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला। कहाँ पर अमोघ ज्वाला कंडक्ट कराई है? बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस, और जो कि पड़ता है आपका यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मोस्ट पीपल गेस करते हैं भाई गुजरात होगा, पोखरन लिखा है महाजन, क्योंकि फायरिंग ड्रिल्स की बात है, बट दिस वाज इन द झांसी साइड यूपी। तो एक ये हाई टेम्पो मैकेनाइज्ड ऑपरेशन एंड नेटवर्क है। बेसिकली एक्सरसाइज जो अमोघ ज्वाला है वो कराया गई है कहाँ पर? बबीना, अमोघ एट बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस उत्तर प्रदेश। और पूछा जाए कि आर्मी कमांड कौन सी थी, वो है सर्दर्न कमांड। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा है कि किसने लीड करा है इंडियन डेलीगेशन को एट द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO इन द कैमरून। ठीक है, तो हु लीड द इंडियन डेलीगेशन इन द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO इन द कैमरून। बताओ गाइस, बताइए, बताओ। हाँ जी, तो गाइस वर्ल्ड बैंक है ना, यहाँ पे बात हो रही है कैमरून में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैमरून की यहाँ बात हो रही है। तो इंडियन डेलीगेशन को जो 14th मिनिस्ट्रियल की कॉन्फ्रेंस थी ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैमरून के अंदर, उसे लीड करा था पीयूष गोयल साहब को भेजा था। और पीयूष नाम के लड़के थोड़े ज़्यादा ही हम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड आगे हम उन्हें खड़ा कर दें तो ये पूरा अपना चपट करके काम बना लेते हैं। ठीक है, तो जयशंकर जी जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, वो नहीं गए थे। ये कॉमर्स के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, और ये हैंडल कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड डेलीगेशंस को। और कॉन्फ्रेंस नंबर है 14th है। ठीक है, और ये हेल्ड कहाँ पर हो रही है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हेल्ड हो रही है याओंडा में, जो कि कैपिटल है कैमरून की। तो ट्रेड करा रहा है कौन? गोयल ट्रेड करा रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है, कैपिटल सिटी ऑफ कैमरून वेयर द 14th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, याओंडू। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इकोनॉमिक शिफ्ट्स एंड ग्लोबल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसमें हम बात करें, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हुरॉन रिच लिस्ट 2026, अकॉर्डिंग टू द हुरॉन लिस्ट 2026 की, तो इंडिया की कौन सी ग्लोबल रैंकिंग है बिलियनियर्स में? तो इंडिया की गाइस रैंक आई है, तीसरी रैंक आई है, 3rd रैंक पे आया है इंडिया अपना, तीसरी रैंक पे आया है इंडिया। USA और चाइना से पीछे है। सो वी एडेड 57 बट ड्रॉप्ड 27, तो नेट गेन हुआ 24 का। ठीक है, पीछे हैं हम इन लोगों से। ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट ये है गाइस कि टोटल अगर बात करें, टोटल कितने बिलियनियर्स हैं हमारे यहाँ? 308 बिलियनियर्स हैं। मुकेश अंबानी एशिया में सबसे रिचेस्ट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, उसमें हम ग्रोथ लीड कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे। तो कौन से 2 सेक्टर की वजह से हम बिलियनियर्स की कैटेगरी में आते हैं? तो हम 2 सेक्टर्स हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल। रैंक पूछेगा तो तीसरी बता देना, और अगर पूछ ले कितने बिलियनियर्स हैं तो 3 और 8 एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं, बीच में 0 लगा दो, वाह व्हाट अ गुड नंबर, बिलियनियर बन जाते हैं ये स्ट्रेटजी करके। अब आ जाओ, इंडिया ने ओवरटुक करा कौन सी कंट्री को और बन गया कॉटन का बहुत ही बढ़िया सप्लायर। यूएस को बहुत ही अच्छा कॉटन देने लग गया इंडिया ने ना एक कंट्री को पीछे छोड़ के पछाड़ दिया और बेसिकली किसको देने लग गया? यूएस को कॉटन देने लग गया। एक्चुअली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इंडिया ने रीच करा 0.6 मिलियन टन से, एक ही पॉइंट का फ़र्क आया, और चाइना का 0.5 मिलियन टन, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं आया।
यूएस ने क्या कर दिया था, थोड़ा टैरिफ लगा दिया था चाइनीज़ गुड्स पे। प्रोडक्शन वॉल्यूम कोई हमारा इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो बस हम ज़रा सा पीछे थे और ऊपर आ गए। ठीक है, राइट। तो चाइना को पीछे छोड़ा है, सी फॉर चाइना, सी फॉर कॉटन। तो प्राइमरी ड्राइवर क्या था इंडिया को ओवरटेक करने में, टैरिफ लग गया था चाइनीज़ गुड्स पे, बस यही फ़ायदा मिला हमें। अगला सवाल आओ, कह रहा है नीति आयोग की जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की बात हो रही है, नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की बात हो रही है, तो विच स्टेट वाज द टॉप अचीवर? टॉप अचीवर कौन सी स्टेट बनी है? तो टॉप अचीवर बनी है गाइस उड़ीसा। क्या बनी है? उड़ीसा। तो फिजिकल डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो फिजिकल डिसिप्लिन में हमेशा हम सरप्राइज़ रह जाते हैं। ओडिशा, गोवा, झारखंड ये लोग टॉप कर जाते हैं फिजिकल में। पैसे के मामले में देखो, किसी पे अगर पैसा आ जाए, बढ़िया पैसा आ जाए, आप खुद सोचो, अगर इंसान पे अच्छा खासा पैसा आ जाता है तो वो एकदम उसके तो मतलब मस्त मज़ा ही आ गया ना। तो नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, तो पैसा इंसान को उड़ाना नहीं चाहिए। ओडिशा है, ओडिशा की अच्छी हेल्थ इंडेक्स आई है, टॉप अचीवर आया ओडिशा। तो एक्सपैंडेड टू कवर 28 स्टेट्स, जिसमें 18 मेजर हैं और 10 नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन है। ये सेकंड एडिशन है हमारे इंडेक्स का। तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? नीति आयोग। बस यही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। आगे देखो, इन ईयर 2026 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हम हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं ना। तो पहले हमारी रैंक थी 2025 में 118, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम 2026 में हंस रहे हैं, बस ये देखो 116, अच्छे से हंसे जा रहे हैं। तो हंसने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, अच्छे से 2026 में हम हंस रहे हैं, राइट। और फिनलैंड रैंक फर्स्ट फॉर द 9th कंसेक्यूटिव ईयर। ये एक स्टैटिक का पॉइंट है कि फिनलैंड ने रैंक किया फर्स्ट फॉर द 9th कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार 9 साल से फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस में पहली रैंक पे आ रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये स्वीट एक से अब वक्त आ गया है स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे आने का। चलिए स्पोर्ट्स पे आते हैं, आ जाओ। स्पोर्ट्स की न्यूज़ के लिए तैयार हो? चल, तो हमारा स्पोर्ट्स का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिकेट टीम ने जीती है रणजी ट्रॉफी कर्नाटका को हरा के? कर्नाटका को बोला बस कर अब अपना नाटक, कश्मीर ने बोला कर्नाटक को बस कर अपना नाटक, मैं बनूंगा इस बार रणजी ट्रॉफी का विजेता। तो जम्मू कश्मीर ने बंद कराया ये नाटक, और ये 67 ईयर्स के पार्टिसिपेशन की उनकी मेहनत के बाद हुआ है। जम्मू कश्मीर वालों ने फाइनली कर दिखाया है। कलिंगा का स्टेडियम है, कलिंग के स्टेडियम में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स की ये चल रही थी चैम्पियनशिप, उस पर भी हम आते हैं। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर ने बोला बस कर दे अब अपना, फाइनली जीत गए ये। सो फाइनल प्लेड एट KSCA राजनगर स्टेडियम, हुबली। सो बेसिकली फाइनल हुआ कर्नाटका के स्टेट में ही था, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, क्या फुल फॉर्म है? कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, राजनगर स्टेडियम, हुबली इज़ एन ऑल्सो इन कर्नाटका। वहीं पे फाइनल प्ले किया था, बट जीता कौन है? कश्मीर जीता है। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आ जाओ। तो इंडिया होस्ट कर रही है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैम्पियनशिप 2028। कहाँ पर इंडिया होस्ट कर रही है बताओ?
2028 में होगा, 26 नहीं, ध्यान दीजिएगा, 2028 के अंदर होगा। 2 साल बाद आपको ये देखने को मिलेगा। वर्ल्ड का इंडोर का जो एथलेटिक भागने वाली चैम्पियनशिप है वो इंडिया होस्ट कर रही है, और वो होस्ट कर रही है कलिंगा के अंदर, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर। तो गए जो कलिंगा है, कलिंगा जगह भुवनेश्वर में, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर। एंड उड़ीसा चाह रहा है कि यार मैं थोड़ा अपना स्पोर्ट्स में नाम बनाऊं और इंडिया के अंदर थोड़ा अपना वर्चस्व बनाऊं। तो दिल्ली जो है लोग अक्सर गेस करते हैं, बट दिल्ली गेस मत करना। एथलेटिक हॉकी हब, इसमें उड़ीसा इस बार बहुत बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है, पर ये होगा 2028 के अंदर, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, इंडिया होस्ट करेगा इतना प्रेशियस इंडोर कंपटीशन, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैम्पियनशिप, पहली बार ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा बताओ गाइस, हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है इन द आईसीसी के मेंस के T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? तो ये जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है ये किसको मिला है? पहले तो ये बताओ, आईसीसी फुल फॉर्म समझते हो आप इसकी? बताओ भाई, आईसीसी कुछ नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस का T20 जो वर्ल्ड कप हुआ 2026 की, उसके प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बने हैं संजू हमारे यहाँ संजू आते, संजू सैमसंग नहीं, सैमसन। वाह, बुमराह नहीं है, बुमराह जो है वो लास्ट, जसप्रीत बुमराह वॉज द प्लेयर इन द मैच, इन द फाइनल में था बुमराह। और बात करें अगर जो ये साहिबजादा फरमान, ये सबसे ज़्यादा रन्स इसने बनाए थे, ये पाकिस्तान का फरमान नहीं, ये पाकिस्तान का, इसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे मैक्सिमम, ठीक है। तो 321 रन से जीता है संजू सैमसंग। और ये होस्ट हुआ था आपका जो आईसीसी का मेन का T20 वर्ल्ड कप है, ये होस्ट हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया ने बीट कराया न्यूजीलैंड को फाइनल में, और साहिबजादा फरमान का तो हमने बता दिया मोस्ट रन्स थे। और बट जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है फाइनली, वो बना है संजू सैमसन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंट्री ने होस्ट कराया? इंडिया एंड श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन, लक्ष्य ने चुन चुन के हराया किसको? लिन चुनयू को। ये चाइना का जो लिन चुनयू ज़्यादा चू कर रहा था ना, इसको लक्ष्य सेन ने हरा दिया। और रनर अप बना किसके अंदर? एट द ऑल इंग्लैंड ओपन 2026, ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 में हराया, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है ना। तो लक्ष्य सेन ने कंप्लीट करा ये मैन का सिंगल और हराया, राइट। लक्ष्य सेन ने किसको हराया? चुन के हराया किसको? लिन चुनयू को चुन के हराया, और वो रनर अप बना एट ऑल इंग्लैंड ओपन 2026, ओके। तो ये चाइनीज़ टेपिए का था। नेक्स्ट आओ गाइस, ग्लोबल अवार्ड्स एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस। अवार्ड्स की बात करते हैं। अवार्ड में देखो गाइस, अवार्ड में क्या क्वेश्चन बनता है? Who was named as the para archer of the year 2025? पैरा आर्चर कौन है ईयर 2025 का? बाय द वर्ल्ड आर्चरी। सो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय द वर्ल्ड आर्चरी किसको नाम दिया गया? सो ये हैं शीतल देवी। ये जो है पहली आर्मलेस फीमेल आर्चर हैं जिन्हें मिला है गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और ये 19 ईयर्स ओल्ड है। कहाँ से हैं? जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और ये अवार्ड प्रेजेंट किया वर्ल्ड आर्चरी वालों ने। तो अब शीतल देवी ने अपने बाण चलाए हैं, देवी जी ने अपने बाण चलाए हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर से ये।
एक आपको पता है पायल नाग के बारे में, जो वो है फर्स्ट क्वाड्रपल वाली हैं, जिन पे क्वाड्रपल के अंदर आर्चर बनी है, जिनके लिम्स का वो है ना, तो उसमें पायल नाग आंसर आएगा। एंड इसका आंसर तो शीतल देवी है। अगला सवाल बात करें, उनने भी गोल्ड जीता है फर्स्ट। ओके, हु वाज द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 एट द हॉकी इंडिया अवार्ड्स। हॉकी हिट, किसी को हॉकी हिट कर दो बहुत हार्ड लगती है, तो हार्दिक सिंह ने मेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 एट द हॉकी इंडिया अवार्ड। हरमनप्रीत सिंह और श्रीजेश फेमस डिकॉयज हैं, ये नहीं है इसका आंसर। नवनीत कौर की बात करें, नवनीत कौर को मिला है विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर। और ज़फ़र इकबाल को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ज़फ़र इकबाल को। बाकी हार्दिक हिट हार्ड। क्वेश्चन है, हु रिसीव द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द हॉकी इंडिया 8th एनुअल अवार्ड, तो उसका आंसर है ज़फ़र इकबाल है। ठीक है, और विमेन की बात करें तो नवनीत कौर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से तमिल के जो हैं, देखो भाई ये क्या करते हैं ना, बड़े समझदार लोग हैं कि साउथ में हम जितने ज़्यादा अवार्ड देंगे ना, हमें उतनी ज़्यादा वोटिंग मिलती है। तो बेसिकली ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2026 ज्ञानपीठ अवार्ड। तमिल के पोएट हैं और लिरिस्ट हैं, सो उनका नाम है, तो तमिल के पोएट जिनको मिल रहा है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ज्ञानपीठ, तो ज्ञान ही क्या है, ज्ञान ही असली हीरे मोती हैं, ज्ञान ही असली हीरे मोती हैं, तो असली हीरे मोती, तो हीरे मोती, तो हीरे मोती वैरू मुथु, मोती से मुथु वैरू मुथु, एनीवेज वैरू मुथु को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है और तमिल में मिला है। तमिल वालों को ऑनर किया जाता है लिटरेचर, पोएट्री और फिल्म के लिरिक्स के लिए, तो वैरे जी को अवार्ड मिला है, तमिल पोएट है। नेक्स्ट आइए, 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ बहुत बड़ा प्राइज़ है, मिला है ऑन द वर्क ऑफ वाटर बैंक्रप्सी 2026 किसे मिला है। तो इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि जब घर में पानी आना बंद हो जाए तो लोग क्या हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं मैड। तो ये मिला है कवे मैडनी को मिला है। ठीक है, तो वाटर बैंक्रप्सी बहुत ही हाईएस्ट एक सिग्नेचर कॉन्सेप्ट है और ये यंगेस्ट रिसिपिएंट है इन दी प्राइज़ की। 35 साल में ऐसा हुआ है जो कवे मैडनी को मिला हो, ये सबसे छोटी उम्र वालों को मिला है, पहली बार ऐसा हुआ है। इसके डायरेक्टर हैं यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर में, और फर्स्ट यूएन ऑफिशियल हैं जिन्हें ये मिला है। ठीक है, तो कवे मैडनी रिसीव द स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ और कॉन्सेप्ट क्या था, वाटर बैंक्रप्सी। नेक्स्ट है, अगर हम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के टारगेट्स को लेके, सो उसमें अगर हम बात करें कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है कि हम रिड्यूस कर देंगे, जैसे एमिशंस है ना, इतने एमिशन इंटेंसिटी को हम रिड्यूस कर देंगे 2035 तक हम कम कर देंगे। तो कितना कम कर दोगे भाई, तुम कितना कम कर दोगे, 47% कम कर देंगे ये तो इन्हें टारगेट किया गया है इसकी 47% हम कम कर देंगे। 60% इज़ द टारगेट फॉर द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेज। 60% तो उसका टारगेट था, बट 47% एमिशन में रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो किसी चीज़ में रिडक्शन कर रहे हैं, 47 कम कर रहे हैं, एमिशन का हम रिडक्शन कर रहे हैं, एमिशन हार्मफुल होती है ना, तो 47% रिडक्शन कर देंगे। 2005 के कंपैरेटिवली आप जब चेक करोगे 2035 तक, तो 47% आपको कम मिलेगी। अब अगर इसमें स्टैटिक बात की जाए तो 60% इज़ फॉर द टारगेट ऑफ द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेज
एंड स्टैटिक फैक्ट ये है कि ये पार्ट है किसका, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, NDC का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ इंडियाज़ टारगेट फॉर इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2035। मैंने बता दिया आपको 60%। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट कहता है कूनहो नेशनल पार्क रिसीव 9 चीतास फ्रॉम विच कंट्री। तो कूनो नेशनल पार्क ने ना रिसीव करें कितने, 9 चीते। तो ये 9 चीते कहाँ से लेकर आए, 9 चीते हैं बहुत शक्तिशाली, 9 चीते हैं, 9 नंबर अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है, और 9 चीते ले आओ तुम कहाँ से, तो बहुत शक्तिशाली जगह होगी वो, बोट्सवाना। ठीक है, सो इन अ वेरी वेरी पावरफुल। नाम्बिया एंड साउथ अफ्रीका में कंफ्यूज नहीं होना, बोट्सवाना है, जिसमें 6 फीमेल 3 मेल हैं, टोटल 9 हो गई। टोटल चीते की पॉपुलेशन इंडिया में फ़िलहाल है गाइस 48। बोट्सवाना's बिग कैट्स। डन, प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट देखो गाइस, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट हनुमान। जय 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 बजरंग बली, प्रोजेक्ट हनुमान, ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको एड्रेस किया जाए। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए हनुमान जी को बुलाया गया। देखो हनुमान प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है गाइस, अगर बोलूँ हनुमान, H से हीलिंग, A से एंड, N से नर्चरिंग, U से यूनिट, फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्सिंग फॉर वाइल्ड लाइफ। तो हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्सिंग फॉर वाइल्ड लाइफ, उसको हमने बोला हनुमान। ये लॉन्च की गई, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 3 मार्च 2026 को। कब लॉन्च की है, 3 मार्च 2026 को। और हर साल आपको पता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट होता है 3 मार्च को। ठीक है, तो अंधेरे से दूर भगाने के लिए हम किसको बुलाते हैं, अंधेरे से दूर भगाने के लिए हम बुलाते हैं हनुमान जी को। तो ये जो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये सब पड़ता है ना, हमने बुलाया हनुमान जी को। और ये लॉन्च किया है डिप्टी CM पवन कल्याण ने, पवन पुत्र कल्याण है ना, ताकि वो प्रोटेक्ट करे रूरल कम्युनिटीज़, क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टीज़ को। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट यही हैंडल करेंगे, हनुमान जी ही हैंडल कर सकते हैं। डिप्टी CM कौन है, पवन कल्याण। ठीक है, तो पवन पुत्र हनुमान रिलेट कर पा रहे हो, अंधेरे से बचाने के लिए आंध्रा, अंडरस्टैंड, गुड। नेक्स्ट देखो यार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जो है आपका क्लाइमेट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज, इन्होंने सबमिटेड किया है इंडिया की पहली नेशनल रिपोर्ट। और इम्प्लीमेंट किया कौन सा प्रोटोकॉल, तो इम्प्लीमेंट किया गया है नागोया प्रोटोकॉल। सो नागोया प्रोटोकॉल जो है वो बेनिफिट देता है बायोलॉजिकल सोर्सेज और इनके एक्सेस शेयरिंग पे, और ये सबमिट की जाती है किसको, टू द CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एनवायरमेंटल सेक्रेटेंट। सो नागोया का नेचुरल बेनिफिट। सो नागोया प्रोटोकॉल प्राइमरीली फोकसेस ऑन द एनवायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल हेल्थ साइंसेज और अपॉइंटमेंट की, फटाफट देखना प्लीज़। बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए ईयर रखा है 2033। ठीक है, ओके। विकसित भारत के लिए है 2047, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 2030 और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 2033। ठीक है, इसमें स्टैटिक फैक्ट क्या है, IRDAI ट्रीटिंग द ग्राम पंचायत एज अ बेसिक यूनिट, 25,000 उन्होंने टारगेट किए, हेल्दी 33। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट कर रही है ग्राम पंचायत को एज अ बेसिक यूनिट फॉर रूरल हेल्थ इंश्योरेंस, तो दैट इज़ IRDAI।